नमस्कार। भारत में दशकों से एक बहुत बड़ा सवाल चला आ रहा है, एक ऐसा सवाल जिस पर लोकतंत्र के दो सबसे बड़े स्तंभ सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने रहे हैं। आज हम इसी शक्ति संघर्ष की कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल आखिर है क्या? सवाल बहुत सीधा सा है। देश के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे जजों को नियुक्त कौन करेगा? क्या ये अधिकार सरकार के पास होना चाहिए या फिर खुद जजों के पास? ये एक ऐसा सवाल है जिसने भारत में शक्ति के संतुलन को न जाने कितनी बार बदला है, और यही हमारी आज की कहानी का केंद्र है। अब इस सवाल का जवाब हमें एक कह सकते हैं 4 हिस्सों की कानूनी गाथा में मिलता है। यह सिर्फ कोई बोरिंग कोर्ट केस नहीं है, बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है एक्शन और रिएक्शन की। यह कहानी है कि कैसे शक्ति का पलड़ा कभी एक तरफ झुका तो कभी दूसरी तरफ। तो चलिए कहानी के पहले दौर से शुरू करते हैं। इस शक्ति संघर्ष के शुरुआती दिनों में पलड़ा पूरी तरह से सरकार मतलब कि एग्जीक्यूटिव की तरफ झुका हुआ था। सब कुछ शुरू हुआ साल 1981 में एक बहुत ही मशहूर केस से, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या थी? ये पूरा का पूरा मामला, ये पूरी लड़ाई संविधान में लिखे सिर्फ एक शब्द के मतलब पर टिकी थी, और वो शब्द था परामर्श। तो यहां पर सारा खेल परामर्श यानी कंसल्टेशन और सहमति यानी कॉन्करेंस के बीच के फर्क का था। मतलब क्या परामर्श का मतलब सिर्फ ये है कि सरकार चीफ जस्टिस से सलाह तो लेगी लेकिन उसे मानने के लिए मजबूर नहीं है, या फिर इसका मतलब सहमति है यानी जो सलाह दी गई उसे मानना ही पड़ेगा? बस यही वो सवाल था जो पहले केस के केंद्र में था। और फिर आया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं होता। मतलब साफ था, सरकार भारत के चीफ जस्टिस की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस एक फैसले ने न्यायिक नियुक्तियों में सारी शक्ति सरकार के हाथों में दे दी। पलड़ा पूरी तरह से कार्यपालिका की तरफ झुक गया। लेकिन जैसा मैंने कहा था, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो बस पहला राउंड था। अब बारी थी न्यायपालिका के पलटवार की, और उन्होंने जो कदम उठाया उसने खेल को पूरी तरह से बदल दिया। लगभग एक दशक बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया, और वजह बताई गई न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना। ये पहले केस के फैसले पर एक सीधी और बहुत ही शक्तिशाली प्रतिक्रिया थी। और इसी फैसले के साथ जन्म हुआ एक बिल्कुल नई व्यवस्था का, जिसे हम आज कॉलेजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं। 1993 में सेकंड जजेस केस में कोर्ट ने तय किया कि अब से नियुक्तियों का फैसला भारत के चीफ जस्टिस और उनके साथ 2 सबसे सीनियर जज करेंगे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1998 में थर्ड जजेस केस में इस कॉलेजियम को और बड़ा कर दिया गया। अब इसमें चीफ जस्टिस के साथ 4 सबसे सीनियर जज शामिल हो गए। यानी न्यायपालिका ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। तो इन 2 फैसलों ने मिलकर शक्ति के संतुलन को 180 डिग्री घुमा दिया। अब जजों की नियुक्ति की शक्ति पूरी तरह से सरकार के हाथ से निकलकर खुद न्यायपालिका के हाथों में आ गई थी। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़। एक ऐसी स्थिति जहां संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों आमने सामने आ गए। एक सीधी टक्कर। साल 2014 सरकार ने इस बार एक बहुत बड़ा दांव खेला। संसद ने संविधान में 99वां संशोधन पास किया, और इसके जरिए कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके एक बिल्कुल नया निकाय बनाया गया। नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, या शॉर्ट में एनजेएसी। तो आखिर ये एनजेसी कॉलेजियम से अलग कैसे था? देखिए, कॉलेजियम में तो सिर्फ जज ही जज होते हैं, लेकिन एनजेसी में जजों के साथ साथ सरकार के प्रतिनिधि और कुछ जाने माने बाहरी लोग भी शामिल थे। मतलब सीधा था, अब नियुक्तियों में आखिरी फैसला सिर्फ न्यायपालिका का नहीं होता, बल्कि शक्ति को बांटा जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस कदम को सिरे से खारिज कर दिया। 2015 में चौथे जजेस केस में कोर्ट ने एनजेसी को ही असंवैधानिक करार दे दिया, और तर्क बहुत शक्तिशाली था। कोर्ट ने कहा कि एनजेसी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह सीधे सीधे न्यायिक स्वतंत्रता पर एक हमला है। तो इस लगभग 4 दशक लंबी खींचतान के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? आज शक्ति का संतुलन कैसा है? चलिए देखते हैं। एनजेएसी के रद्द होने के साथ ही कॉलेजियम सिस्टम फिर से बहाल हो गया, और तब से लेकर आज तक जजों की नियुक्ति इसी व्यवस्था के तहत होती है। तो एक तरह से न्यायपालिका ने अपनी प्रधानता तो बनाए रखी, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम के काम करने के तरीके, उसकी पारदर्शिता पर सवाल और बहस आज भी लगातार जारी हैं।
और इसी के साथ हम घूम फिर कर फिर से उसी मूल सवाल पर आ जाते हैं। देखिए, एक स्वतंत्र न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसकी रक्षा कौन और कैसे करेगा? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद आज भी तलाशा जा रहा है।